उसने निकाल दिया उस दिलरुबा का पसीना। शालिनी की याद से निकल मुस्कान की बाहों का आनंद लेने के बाद मन्नू के वाइब्रेटिंग फोन ने उसे इंश्योरेंस केस याद दिला दिया और वो जा पहुंचा क्लाइंट के पास। धनीराम सेठ, जो इतना आपकी दुकान चलने का इंश्योरेंस क्लेम पूरे 1 करोड़ का है। इतना क्लेम मिलना तो बहुत मुश्किल है। देख भाई, मेरी दुकान का क्लेम क्लियर नहीं हुआ तो ग्वालियर तो क्या, तुझे दुकान से बाहर नहीं जाने दूंगा। बहन के जोड़े। क्या बोला? नाम रखना अपनी अगली दुकान का बहन के जोड़े, क्योंकि आपकी ब्राइडल वेयर की इस दुकान में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। मेन स्विच से केरोसिन की बदबू आ रही है। क्लेम कैंसल। तभी धनीराम अपना क्लेम क्लियर कराने के लिए मन्नू को मनाने जा ही रहा था कि तभी ट्रेन वाली मुस्कान उसके सामने आ पहुंची। अरे तुम तो बिना नाम नंबर दिए गायब हो गए। मुझे भुलाने का प्लान था क्या? प्लान तो बस तुम्हें झुलाने का था। I mean, प्यार में झुलाने का। पर यहाँ एक बिन बैग जैसी सेठ की दुकान के इंश्योरेंस केस में फंस गया। बड़ा सियाना बन रहा था, बुड्ढे को लड़का दिया मैंने। वैसे तुम यहाँ कैसे? वो बीन बैग टाइप सेठ मेरे पापा हैं। क्या बेचारे मन्नू को काम और कामुकता दोनों से हाथ धोना पड़ेगा, या फिर अपने धरत की पुकार सुन के वो क्लेम के बीच बनी दीवार गिरा देगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए बस एक सनम चाहिए। पूरे बेसमेंट में एक तेज लाल रोशनी फैल गई। उस रोशनी की वेव इतनी तेज थी कि जोरावर को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। कुलधारा और जोरावर एक ऐसा गांव जहां राजस्थान सरकार ने आज भी रात में जाने से प्रतिबंध लगा रखा है। उससे काफी दूर जाकर गिर गया। जैसलमेर में स्थित ये गांव भूत, प्रेत और आत्माओं को लेकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। पालीवाल ब्राह्मणों का ये गांव वैसे तो आज एक पर्यटन स्थल बना हुआ है, पर वहां घूमने आए देशी विदेशी पर्यटकों ने दिन के उजाले में भी एक अजीब सा डर और उदासीनता महसूस की है। साल 1825 इस गांव के लिए कुछ इस तरह आया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हंसता खेलता ये गांव रातों रात अचानक एक बंजर खंडर में बदल गया। कहा जाता है कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह की काली नजर गांव की एक बेटी पर थी, जिससे वो उसकी मर्जी के बिना शादी करना चाहता था। अपनी उसी जिद के चलते उसने गांव वालों को डराना धमकाना शुरू कर दिया था। इसलिए गांव वासियों ने रातों रात गांव खाली कर दिया और उसे श्राप दिया। श्राप भी ऐसा कि आज भी वहाँ इंसान तो क्या, परिंदा भी फड़फड़ाने से डरता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी पेचीदा है, क्योंकि उनके गायब होने की प्रक्रिया का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। ना कोई पैरों के निशान और ना ही उस दिन के बाद गांव का कोई भी सदस्य कभी किसी को दिखाई दिया। अचानक एक असहनीय बदबू की वजह से खुल गई। क्या है कुलधारा के छुपे हुए रहस्य? क्या पालीवाल समाज आज भी कुछ छुपा रहा है, या फिर वहाँ मौजूद है कोई पैरानॉर्मल शक्तियाँ? कुलधारा और ऐसे कई और हॉन्टेड प्लेसेस के राज जानने के लिए सुनिए इंडियाज़ मोस्ट लिसन्ड पॉडकास्ट, द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट। जोरावर को देखने के बाद नरेश की नजर जब भिनम्मा पर पड़ी तो वो डर गया। उसे महसूस होने लगा था कि आज जोरावर नहीं बचेगा। देने वाला जब भी देता है चप्पड़ फाड़ के देता है, पर मेरी जिगरी हैंडसम हंग दोस्त पर ऊपर वाले की ऐसी कृपा बरसी कि चप्पड़ के साथ उसका बहुत कुछ बढ़ गया। भगवान ने अथर्व को पर्सनालिटी तो चिक मैग्नेट वाली दी, मगर वो थी बैल की दी, जिसमें या तो जिम के डंबल रहते हैं या कॉन्डम के बंडल। साले की जिंदगी में लड़कियां ऐसे टपकती थी जैसे सोमरस। कभी अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया के साथ रंगीला फन टाइम, कभी लेट नाइट छत पे किसी भाभी के साथ हॉर्स राइड, पर पलंग पे उछल कूद करने की खुजली नहीं उसके लगा दी है। भाई कांड हो गया है, जानता है कल रात छत पे रोमांस के झूले झूलते टाइम मुझे मम्मी की सहेली मुन्नी ने देख लिया और पूरे सीन का एमएमएस बना डाला। साले अगर मुन्नी ने श्रेया की माँ को तुम्हारी सुहागरात दिखा दी तो? अबे ढोलकी वाले, उस रात बिस्तर पे जंपिंग जैक श्रेया नहीं आयशा भाभी थी। साले मदरबोर्ड, कभी तो अपनी जॉयस्टिक कंट्रोल में रख। तो अब क्या करेगा? अरे अब क्या, अब मुझे मुन्नी अपने घर पे बुला रही है, वो भी अकेले में। क्या अथर्व की बिस्तरबाजी मुन्नी करेगी खत्म, या कहानी में कोई नया मोड़ देखेंगे हम? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए एक ऐप और सुनिए चनाचोर करम। अचानक अपने हाथों को उठाया और भिनम्मा के पेट की तरफ घुमा दिया। जैसे ही जोरावर का हाथ भिनम्मा के पेट पर लगा,
उसका हाथ इस पर बिनम्मा के शैतान पेट का के साया आर-पार हो है। गया। श्रापित है ये ये लड़का। देखकर जोरावर निकाल डर दो इस लड़के को हमारे उसे गांव से, समझ वरना नहीं आ कोई रहा था जिंदा कि ये नहीं कैसे बच हुआ। पाएगा। जो अपनी बहन को उसके मार लिए सकता है वो बिल्कुल किसी को नया भी मार सकता है। वेदांत महज 12 साल का था जब उसे उसके गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वो जिसके घर जाता वहां मौत उसका पीछा करती थी। उसे गांव के पीछे जंगल से एक भयानक आवाज आती थी जो उसे अपनी ओर पुकारती थी। आओ वेदांत, आओ मेरे पास आओ। डरा हुआ वेदांत अपने आंगन से भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और उन्हें सारी बात बताई, पर उन्होंने उसका यकीन नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। वेदा जिसके भी घर जाता वो चुड़ैल उसके साथ जाती और दूसरे ही दिन उनकी मौत हो जाती। रात को एक दिन सोते वक्त वेदा के कान में उस चुड़ैल की आवाज आई, जिसे सुन के वेदा डर के मारे कांपने लगा। मार दो उसे, मार दो, अपनी बहन को मार दो। दूसरे ही पल उसके घर में उसकी बहन की दर्द भरी चीख गूंज उठी और देखते ही देखते वो चीख सन्नाटे में बदल गई। खून में नहाया हुआ वेदा अपनी मरी हुई बहन के पास एक पत्थर लेके चुप खड़ा हुआ था। उसकी बहन की चीख सुन के उसका परिवार और सारे गांव वाले उसके घर चले आए। नरेश धीरे-धीरे मुड़ने की ये कोई बच्चा नहीं है, राक्षस है। मायावी चाकू की तरफ निकाल दो इसे गांव से। जहाँ जाता है वहाँ मौत का पैगाम लेकर जाता है। आज अपनी ही बहन को खा गया ये राक्षस, कल को पूरा गांव खा जाएगा। नहीं, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। किसी ने वेदांत की एक ना सुनी और उसे गांव से खदेड़ कर सभी ने बाहर निकाल दिया। जाते जाते वो उस चुड़ैल को जोर जोर से हंसते साफ साफ देख सकता था। आंसू है और मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा। पर 15 साल बाद अब वेदांत सच की तलाश में वापस आ चुका है। वेदांत बनकर नहीं बल्कि पंडित वेदांत बनकर। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचा, उसने जो देखा उसे देख के उसकी रूह कांप गई। वो गांव अब शमशान बन चुका था। बहुत ढूंढने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वेदांत ने उससे गांव की हालत के बारे में पूछा। उस आदमी का जवाब सुन के वेदा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आखिर ऐसा क्या बताया उस आदमी ने वेदा को गांव के बारे में? क्यों बन चुका था वेदांत का गांव शमशान? कौन थी वो चुड़ैल? क्या वेदांत सुलझा पाएगा इस रहस्य को? जानने के लिए सुनिए पंडित वेदांत। पल में उसके वश में होगा। इसीलिए भिनम्मा ने अपने मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया और जोरावर को दूर बेसमेंट के दूसरे कोने में फेंक दिया। जोरावर अपने मायावी चाकू से काफी दूर जाकर गिरा। शालिनी, मैं तो जा रहा हूँ, छाती से निकलता मगर मेरा हाथ तुम्हें बहुत याद करेगा। बॉस मुझे ग्वालियर भेज रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम केस के लिए। डोंट फॉरगेट मी। हमारा हीरो मन्नू वो चार्जर था जिसकी पिन किसी भी फीमेल के बदन में बिजली पैदा कर सकती थी, और आज तो उसकी किस्मत और पैंट दोनों ही खुल गई थी। ग्वालियर की ट्रेन में घुसते ही मन्नू का मन मोह गई मुस्कान नाम की एक दिलकश हसीना। मन्नू के गुड लुक्स और फ्लर्ट का हुआ ऐसा मैजिक कि उसने निकाल दिया उस दिलरुबा का पसीना। शालिनी की याद से निकल मुस्कान की बाहों का आनंद लेने के बाद मन्नू के वाइब्रेटिंग फोन ने उसे इंश्योरेंस केस याद दिला दिया और वो जा पहुंचा क्लाइंट के पास। धनीराम सेठ, आपकी दुकान चलने का इंश्योरेंस क्लेम पूरे 1 करोड़ का है। इतना क्लेम मिलना तो बहुत मुश्किल है। देख भाइये, मेरी दुकान का क्लेम क्लियर नहीं हुआ तो ग्वालियर तो क्या, तुझे दुकान से बाहर नहीं जाने दूंगा। बहन के जोड़े। क्या बोला? नाम रखना अपनी अगली दुकान का बहन के जोड़े, क्योंकि आपकी ब्राइडल वेयर की इस दुकान में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। मेन स्विच से केरोसिन की बदबू आ रही है। क्लेम कैंसल। अभी धनीराम अपना क्लेम क्लियर कराने के लिए मन्नू को मनाने जा ही रहा था कि तभी ट्रेन वाली मुस्कान उसके सामने आ पहुंची। अरे तुम तो बिना नाम नंबर दिए गायब हो गए। मुझे भुलाने का प्लान था क्या? प्लान तो बस तुम्हें छुड़ाने का था। इस लड़के को हमारे गांव से, वरना कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। जो अपनी बहन को मार सकता है वो किसी को भी मार सकता है। वेदांत महज 12 साल का था जब उसे उसके गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वो जिसके घर जाता वहाँ मौत उसका पीछा करती थी। उसे गांव के पीछे जंगल से एक भयानक आवाज आती थी जो उसे अपनी ओर पुकारती थी। आओ वेदांत, आओ मेरे पास आओ। डरा हुआ वेदांत अपने आंगन से भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और उन्हें सारी बात बताई, पर उन्होंने उसका यकीन नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। वेदा जिसके भी घर जाता वो चुड़ैल उसके साथ जाती और दूसरे ही दिन उनकी मौत हो जाती।
उन्हें देखकर रात को साफ एक दिन मालूम सोते होता वक्त था वेदा के कान कि में उन उस सभी चुड़ैल प्रेतों की ने आवाज अपनी आई, जिंदगी जिसे में सुन कभी के कुछ वेदा अच्छा डर नहीं के किया। मारे कांपने लगा। मार दो और उन उसे, सभी प्रेतों के मार बीच दो, चल रहे थे अपनी बहन को मार दो। आदिल और माता। दूसरे ही पल उसके घर में इन उसकी प्रेतों बहन को की एक दर्द साथ भरी देखकर चीख जोरावर गूंज के उठी पैरों तले और जमीन देखते खिसक ही गई। देखते वो चीख सन्नाटे ये में ऐसा बदल गई। लम्हा था खून में नहाया हुआ जिसके बारे वेदा में अपनी जोरावर मरी ने हुई कभी बहन के सोचा पास नहीं एक पत्थर लेके चुप खड़ा दूसरी हुआ तरफ था। नरेश भी उसकी उनको बहन देखकर की डर चीख गया। सुन वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो एक जगह से दूसरी जगह हिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो हर बार असफल हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में रुके हुए आंसू फिर से बाहर निकल आए। उसने तड़पती हुई आवाज में खुद से सवाल किया, क्या यही मेरा अंत है? वहीं दूसरी तरफ जोरावर भी हार मान चुका था। वही जोरावर जो अब तक भिनम्मा से लड़ रहा था, अब उसकी सेना देखकर डर चुका था। भिनम्मा की सेना धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। अपनी सेना को देखकर भिनम्मा के चेहरे पर एक दानवीय मुस्कान थी। जोरावर अब पूरी तरह से प्रेतों के बीच में घिर चुका था। हर एक प्रेत उसके करीब आ रहे थे और उन सब की आंखों में जोरावर की तबाही देखी जा सकती थी। और फिर जब वो सभी प्रेत जोरावर के करीब पहुंच गए तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। सभी प्रेतों के साथ साथ भिनम्मा और जोरावर की आंखें उस मायावी चाकू पर टिक गईं, जो इस वक्त हवा में था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो चाकू सीधा नरेश के पास आ गिरा। और अचानक नरेश, जो जमीन पर बेहाल पड़ा था, वो उठ गया। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी और उसके शरीर में न जाने कहां से ऊर्जा आ गई। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसके दर्द को एक झटके में खत्म कर दिया हो। वो धीरे धीरे उठने लगा। उस मायावी चाकू को नरेश के हाथ में देखकर जोरावर चौंकते हुए बोला, ये असंभव है। इसका मतलब प्रोफेसर गलत नहीं थे। क्या सच में नरेश के पास वो ताकत है जो हमें अपनी दुनिया बनाने में मदद करेगी? क्या नरेश सच में वो जिसके बारे में पहले हमने सिर्फ सुना था? ऊपर उठाकर भिनम्मा से बोला, 8 गलती की सजा तो हर किसी को भुगतनी ही पड़ती है, चाहे वो इंसान हो या शैतान। जैसे शेर को कुत्ते धमका सकते हैं लेकिन डरा नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही तुम जैसी प्रेतों की सेना सिर्फ गरज सकती है, बरस नहीं। इस समय बेसमेंट का माहौल एक झटके में बदल गया। नरेश ने उस मायावी चाकू को काफी मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। इस समय नरेश सबके सामने बिल्कुल वैसे खड़ा था जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा हो। उसकी सारी तकलीफें एक ही झटके में गायब हो चुकी थी। हर कोई, चाहे जोरावर हो, भिनम्मा हो या उसकी सेना, उन सब की नजर सिर्फ एक जगह टिकी थी और वो थी मायावी चाकू पर। उसी समय जोरावर भिनम्मा की सेना की तरफ देखकर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। भिनम्मा, अब मजा आएगा देखने में कि तुम अपने आप को और अपनी सेना को कैसे बचाओगी। तुम्हारा विनाश होने से अब कोई नहीं रुक सकता भिनम्मा, क्योंकि द लेजेंड हैज अराइव्ड। जोरावर की बात सुनकर भिनम्मा के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। प्रेत होकर भी उसके होंठ कांप रहे थे। जो भिनम्मा सबको डराने में कामयाब हो जाती थी, इस समय वो नरेश को देखकर डर चुकी थी। उसे अच्छे से मालूम था कि जो चाकू नरेश के हाथ में है वो किसी भी